अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम अख्तर है और आप देख रहे हैं मालेगांव टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं मालेगांव पावरलूम सनअत की तारीख बताने वाला हूं आप सभी को। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। इंडियन टेक्सटाइल जर्नल के 1999 के एक शुमारे में लिखा है कि टेक्सटाइल की सनअत एक मखसूस किस्म की सनअत है जो हमेशा मरती रहती है लेकिन कभी नहीं मरती। कपड़ा सनअत की तारीख पर एक सरसरी नज़र डालते ही इसकी सच्चाई पर यकीन आ जाता है। ये सनअत हर ज़माने में हर किस्म के मसाइल से दोचार हो रही है। इस तरह तरह के मुश्किलात इसके रास्ते का रोड़ा बनती रही है। सिर्फ पावरलूम ही नहीं, इस ज़माने में भी जब बुनकर घरगो यानी कि हाथ का लूम और हैंड लूम पर कपड़ा तैयार करते थे, इनके सामने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हमेशा मुंह खोले खड़ा रहता था। अब क्या होगा, यानी कि बहुत सारी मुसीबतों से दोचार रहा हमारा पावरलूम सनअत और कपड़ा। ये सनअत कैसे जिंदा रहेगी, इस किस्म की सवालात सनअत की तारीख में हमेशा मौजूद रहे हैं। और तमाम सवालात, तमाम मसाइल और हर किस्म के खौफ के बावजूद सनअत न सिर्फ जिंदा रही बल्कि फलती फूलती और तरक्की करती रही। इस हुकूमत की पॉलिसी और प्रोग्रामों से ज़्यादा इस सनअत से जुड़े लोगों की मेहनत और कुर्बानियों का हिस्सा है। पावरलूम सनअत हैंडलूम सनअत की जदीद तरक्की याफ्ता शक्ल है। ये दोनों में बटी हुई है। एक तो मुंतज़म मिल सेक्टर के पावरलूम और दूसरे गैर मुंतज़म पावरलूम सेक्टर के। मालेगांव के सनअत का ताल्लुक गैर मुंज़म पावरलूम सेक्टर से है। मालेगांव की पावरलूम सनअत अगरचा पूरे मुल्क की सनअत का एक लाजमी हिस्सा है, लेकिन सनअत की तारीख बयान करते वक्त हम खुद को मालेगांव की सनअत तक मुहद्दिद रखेंगे। दूसरे मकामात की सिर्फ उन्हीं चीज़ों और अवामिल का बयान करेंगे जिनका नज़दीक से कोई ना कोई ताल्लुक हमारी सनअत से आता है। करघों का ज़माना। 19वीं सदी में कपड़ा बनाने का काम करघों पर होता था। हैंडलूम इसकी तरक्की याफ्ता शक्ल थी। करघों में ना शटल दौड़ते थे ना भीमें बनती थी, लेकिन इसकी तफसील में जाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आज से 150-200 साल पहले कपड़ा सनअत हमारे इलाके में किसी शक्ल में मौजूद थी। नासिक ज़िले में कदीम ज़माने में यौला पारचा बाफी का सबसे अहम मरकज़ था। ये मालेगांव से ज़्यादा पुरानी तारीख रखता है। यौला में रेशमी कपड़ों की तारीख 1703 से शुरू होती है, जब राघु जी नायक ने गुजरात की एक पानी श्याम दास वाल जी से कहा कि वो गुजरात से सिल्क बनने वालों को यौला में लाकर बसाए। उस वक्त यौला में रेशम बनने का आगाज हुआ। आज से करीब 100 साल पहले यौला में सिल्क लूम थे, जिसे चलाने वाले 250 खत्री, 300 कोष्टी, 200 साली और 25 मुसलमान थे। और ताजिरों में 20 गुजराती, 15 पटनी, 60 ठाकुर, 3 शमशीम और 4 मुसलमान थे। उस ज़माने में हमारे ज़िले में सूती कपड़ों की घरेलू सनअत 4-5 हज़ार ख़ानदानों का ज़रिया माश थी। इनमें ज़्यादातर लोग यौला, मालेगांव, नासिक, चांदोड़, डिंडोरी, सिन्नर में आबाद थे। यौला में 2000 लूम थे जो सब के सब मुसलमान चलाते थे। इनमें से 900 मोमिन बुनकर थे और 1100 बनारसी मुसलमान मोमिन बुनकर 1857 की गदर के बाद आए और बनारसी मुसलमान 1864 के बंगाल के कत्ल के बाद मालेगांव में 24-41 लूम थे। इनमें
734 हिंदू चलाते थे और 1707 मुसलमान। लेकिन ये तो बहुत बात की बात है। मुसलमान की आमद से पहले मालेगांव की पारचा बाफी सनत मुकम्मल तौर पर साली कोष्टी मराठा भावसार बुनकर के हाथ में थी। काटन के लिए काली जर खेज जमीन जरूरत होती थी। ऐसी जमीन नासिक जिले के सिर्फ 2 तालुकों में पाई जाती है। मालेगांव, बागलान, रुई के सबसे ज्यादा पैदावार इन्हीं 2 तालुकों में होती थी, जिसकी वजह से पारचा बाफी उरूज पर थी। आज तो जिंकिंग, स्पिंग, साइजिंग और बहुत तरह की प्रोसेसिंग हर अमल मशीनों के जरिए होता है। डाइंग और केमिकल कंपनियों ने हजारों किस्म की रंग इजाद कर दिए हैं, लेकिन उस जमाने में हमारे पुरखों ने ये सारे काम अपने हाथों से किए। दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मालेगांव के अंदर पावर लूम की शुरुआत कब हुई? दोस्तों हमारे मालेगांव शहर में पावर लूम की शुरुआत कब हुई? 1935 में मालेगांव में पावर लूम की शुरुआत हुई और उसमें तेजी के साथ इजाफा होने लगा, जिसकी वजह से खानदेश और उत्तर प्रदेश के मजदूर बड़ी तादाद में रोजगार की तलाश में मालेगांव आने लगे। 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ। इस वक्त मुल्क में देसी रियासतों की तादाद 400 से ज्यादा ऊपर थी। ये सब एक के बाद एक हिंदू यूनियन में जम हो गए। निजाम हैदराबाद स्टेट जो मराठवाड़ में औरंगाबाद तक फैली हुई थी, इसने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक से इनकार कर दिया, यानी कि हिंदुस्तान के साथ आने को इनकार कर दिया। उस वक्त के निज़ाम बोल रहे थे कि हम हिंदुस्तान के साथ विलय नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। इनकार कर दिया। मुल्क के वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फौज के बल पर उस रियासत को हिंदुस्तान में शामिल करने का फैसला किया। सन 1948 को पुलिस एक्शन हुआ, जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसने सारे मराठवाड़ ही नहीं दक्कन को भी हिलाकर रख दिया। खुसूसन निजाम सरकार रजाकारों के साथ किया गया सलूक मुल्क की तारीख का एक हिस्सा बन चुका है। हैदराबाद स्टेट में मुसलमानों की बर्बादी का किस्सा सुनाना मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये बताना है कि रियासत गई, सल्तनत गई, मुलाजमतें गई, रोजी रोटी का सहारा छीन गया। कल के नवाब आज के फकीर हो गए। अवाम की सरपरस्ती करने वाला कोई ना रहा। मजबूर होकर खानदेश, दक्कन, मराठवाड़ के मुसलमान रोजी की तलाश में तर्क वतन करके निकल खड़े हुए। ऐन इसी वक्त मालेगांव के पावरलूम सनअत के फैलाव के सभी तरक्की कर रहा था, यानी तेजी के साथ तरक्की कर रहा था हमारा मालेगांव शहर। मराठवाड़, दक्कन से हजारों की तादाद में मजदूर आना शुरू हुए। शहर में इन्हें के सबीब से झोपड़पट्टियां आबाद होना शुरू हो गई, यानी जो मजदूर आए थे इन्होंने उनको बसाने के लिए झोपड़पट्टियां बसाना शुरू हुआ हमारे मालेगांव शहर में। इन गंदी बस्तियों की तादाद आज 100 से ज्यादा हो चुकी है। तकरीबन नसफ सदी से ये लोग गंदी बस्तियों में जिंदगी गुजार रहे हैं। मजदूरों के साथ साथ छोटा मोटा धंधा करने और फेरी करने वाले लोग भी इनमें शामिल हैं। इन्हें शहरी सहूलियात भी ठीक से मैसर नहीं है। इसके बावजूद इस हकीकत से इनकार करना मुश्किल है, ये जिंदगी के राहतों से दूर निहायती कलील आमदनी में जिंदगी की गाड़ी खींचने वाले इन मजदूरों और हाकरों का भी मालेगांव में तरक्की में इतना ही हिस्सा है जितना बंगलों और कंक्रीट की इमारतों में रहने वाले सरमायादारों और कारखानेदारों का है। दोस्तों ये थी मालेगांव शहर की तारीख। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों हो सकता है कि कुछ वर्ड मैं मतलब पढ़ नहीं पा रहा, या हो सकता है कि कुछ वर्ड मैं गलती कर रहा हूँ पढ़ने में, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको इग्नोर करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, और कोशिश करूँगा आइंदा मैं इसको और भी अच्छी तरीके से हमारे मालेगांव शहर की तारीखी बातें आपके सामने पेश करूँ। जो भी गलतियाँ हुई होंगी उससे माफ़ कीजिएगा
اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔ بہت خوش رہیے گا دوستو، ایسی ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ تو تمام دوستوں کو ایک بار پھر سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت خوش رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ میں فہیم اختر پھر ملوں گا آپ سے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔